हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार सोम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको आज ये बता देता हूँ कि जो आप लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि आपका सिलेबस 30% कम हो गया है, तो उस 30% में आपके फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर कटे हैं ये आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही जो है बहुत से आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसको भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो बात करते हैं जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कल का क्वेश्चन जो था वो था कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, यही जो है कल के क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोग अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी इस लॉकडाउन में अच्छे से हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को बहुत ही आसानी, बहुत ही बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सारी चीज़ें आपकी जो है सारी प्रॉब्लम आपकी दूर की जाएगी। ठीक है, और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको बिल्कुल कोचिंग वाली फीलिंग यहाँ पे आए। अगर नहीं भी आती है तो बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, हम उसको दूर करेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट आया कहां से था, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये था। एप्सिलॉन नॉट को ले आओ दूसरी साइड, तो एप्सिलॉन नॉट यहां से आ जाएगा क्या, F एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F को भेज दो दूसरी साइड क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए, तो 1/4 इंटू F Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखने के लिए F का मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक आवेश है कूलाम, इसका भी कूलाम तो कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसका दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यही जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, क्या है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही जो है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ठीक है, और अगर इसकी हम बीमा देखें, बीमा भी देख लो कैसे निकाली जाती है बीमा। कूलाम, ऊपर कूलाम स्क्वायर है ना, तो कूलाम की बीमा क्या होती है, Q बराबर होता है फार्मूला हमारा IT, कक्षा 10 में इसको पढ़ाया गया है। I की बीमा होती है A और T तो समय है, समय की बीमा होती है T, तो Q की बीमा क्या हो गई AT। ठीक है, स्क्वायर है तो AT के स्क्वायर यानी A स्क्वायर T स्क्वायर, तो ऊपर जो है क्या हो गया हमारा A स्क्वायर और T स्क्वायर। ठीक है, बटे न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है, तो बल की बीमा क्या होती है, यानी F की जो बीमा होती है वो ml T की पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया ml T की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर है, तो मीटर की बीमा क्या होती है L। ठीक है, अब सबको ऊपर भेज लूं, क्या हो गया, M ऊपर जाएगा M इनवर्स, L और L मिलके कितने हो गए, यहाँ पे एक L है, यहाँ पे दो, तो 2 1 3 ऊपर जाएगा L की पावर -3। ठीक है, A स्क्वायर और T ऊपर जाएगा -2 + 2, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो T की पावर +4। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जो आपके फिजिक्स से चैप्टर कम हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर कम हुए हैं, जरा उनके नाम सुन लो आप लोग। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, यूपी बोर्ड में भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आ ही जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर कम हुआ है। जितने चैप्टर सीबीएसई बोर्ड में कम हुए हैं वही आपके यूपी बोर्ड में भी कम होंगे, क्योंकि सिलेबस आपका यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सेम है। ठीक है, जो चैप्टर कम हुआ है हमारा दूसरा चैप्टर फिजिक्स से हट गया है। दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर आपके सिलेबस से इस बार हट गया है। फिर उसके बाद जो चैप्टर हटा है वो आपका हटा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय
प्रेरण, छठा चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, उसके बाद जो आपका हटा है वो 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। उसके बाद जो आपका हटा है वो आपका हटा है 12वां चैप्टर परमाणु, न्यूक्लियस है यानी नाभिक आपके सिलेबस में है, केवल परमाणु हट गया है। तो ये आपके 4 चैप्टर कम हुए हैं। 4 चैप्टर का मतलब 30% आपका सिलेबस। आपके टोटल कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर है। 14 का आप 30% निकालोगे तो 4.2 होगा। 0.2 तो कोई चैप्टर बनेगा नहीं, इसलिए सीधे सीधे 4 चैप्टर आपका कम हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपके कौन कौन से चैप्टर कम हो गए हैं। अब बात करते हैं टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत से आवेशों के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाने का मौका मैं दूंगा। जैसे ही सारी चीजें मैं लिख लेता हूं, 2 सेकंड को आपको टाइम मिलेगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके जो है आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे ही आपकी इच्छा करे आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये हमारे Q1, Q2, Q3 3 चार्जेस हैं जिनकी एक फिक्स पॉइंट बिंदु हो, यानी मूल बिंदु से दूरी, पोजीशन वेक्टर R1 है Q1 की, Q2 की R2 है और Q3 की R3 है। ठीक है, ये इनके पोजीशन वेक्टर है। और दोनों चार्जेस के बीच Q1 और Q2 के बीच की जो पोजीशन वेक्टर है या दूरी है वो कितनी है? R12 है और इसकी R13। ठीक है, अब देखो Q1 के कारण, ठीक है, या कह सकते हैं Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल हम निकालते हैं कि Q1 पर टोटल हमारा कितना बल लगेगा। ठीक है, तो Q1 पर मान लेते हैं हमारा कितना बल लगेगा, F1 पर F1 लगेगा। लेकिन अब ये Q1 पर 2 चार्जेस हमारे बल लगा रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आपका Q2 लगा रहा है, दूसरा आपका Q3 लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं ना। तो अब ये दोनों बलों का रिजल्टेंट जो होगा वही Q1 का टोटल बल होगा, और Q1 का टोटल बल कितना है? F1 है। ठीक है, तो निकालिए। आवेश Q2 के कारण, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 का क्यूब इंटू वेक्टर में R1। ठीक है, आगे आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 का क्यूब इंटू R1। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब Q1 पर परिणामी बल F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया जाएगा, जो आएगा वही हमारा बल हो जाएगा। F1 इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, बचेगा क्या? Q1 Q2 बटे R12 क्यूब इंटू R12 का वेक्टर प्लस Q1 Q3 बटे R13 क्यूब टू R13 का वेक्टर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो चीज लिखी गई है इसको थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको भी आप लिख सकते हैं 1/4πε0। तो आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे एग्जाम में राइट करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। R13 स्क्वायर इंटू R13 का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तो रिजल्टेंट फोर्स ये आ गया। इसी तरीके से जितने भी चाहे जितने हैं इसी तरीके से हमारा जुड़ता है। अगर चौथा भी चार्ज होगा Q4 तो इसी में प्लस हो जाएगा Q1 Q3 बाई R14 Q1 Q4 बाई R14 का होल क्यूब इंटू R14 वेक्टर। फिर पांचवें के लिए R वही चीज Q1 Q5 बटे R15 का क्यूब इंटू वेक्टर में R15। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हमारे पास n चार्जेस हों या n आवेश हों तो उनके बीच कितना बल लगेगा, तो उनके बीच का जो बल होगा किस तरीके से लिखा जाएगा। F1 = F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F1n। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 1/4πε0 ये कॉमन होगा तो इसलिए इसको हमने सबसे पहले कॉमन ले लिया है। ठीक है, बाकी जो बचेगा यहाँ Q1 Q2 बटे R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का प्लस Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर इंटू R13 कैप अप टू सो ऑन डॉट डॉट Q1 Qn बटे R1n का स्क्वायर इंटू R1n का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये हो गया। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या चीज है? तो वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र कोई भी चार्ज अगर हमारा है तो उसके आसपास जो है कोई दूसरे चार्ज को हम ले आएंगे तो वो दूसरा चार्ज क्या करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स का अनुभव करेगा और वो फोर्स का अनुभव उसके किस एरिया तक करता है वही पूरा एरिया उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि सिंपल सी बात है, घर में कोई चीज रखी हो या कोई सेंट की बोतल मान लो, तो उसकी जो सुगंध होती है वो कुछ एरिया तक ही सीमित होती है, बहुत दूर तक तो हमको वो महकता नहीं है, कुछ निश्चित दूरी तक ही जो है वो क्या होता है, महकता है। तो वो जिस निश्चित दूरी तक महकता है वो पूरा एरिया जो है उसका क्या कहलाएगा, उसका फील्ड कहलाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज रखा गया है, तो उस चार्ज के चारों तरफ का जो एरिया होता है वही उसका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो ये कोई चार्ज हमारा रखा हुआ, ठीक है, क्यों, तो किसी चार्ज के यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को ले आया जाता है या लाने में उस परीक्षण आवेश पर क्या होता है, बल का अनुभव होता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, वो पूरा क्षेत्र यानी उसके चारों ओर का वो पूरा एरिया जो है उसका क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र को जो है ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा मैंने लिख दी है, आप ये देखिए लिख सकते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखी हुई है। ठीक है, अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो अभी भी बात की गई है कि वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे कोई चार्ज है, जैसे मान लीजिए हमारा आवेश क्यू, मान लेते हैं इसका यहाँ तक जो है इफेक्ट रहता है, यहाँ तक इसका क्या वैद्युत क्षेत्र का हुआ। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर
रखे हुए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या परिभाषा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है। अब ये आवेश है, इसका यहां तक क्षेत्र है, अब इसमें दूसरा आवेश आ रहा है, ये आवेश इस पर क्या करेगा, बल लगाएगा, ठीक है। मान लेते हैं वो बल कितना लगा रहा है, F लगा रहा है, लगने वाला बल F तथा उस परीक्षण आवेश का मान, इस परीक्षण आवेश का मान कितना है, Q0 की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब होता है दोनों के अनुपात के बराबर होता है। यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, ठीक है। क्या परिभाषा है, फिर से सुन लीजिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप उसको जो है फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर वीडियो 15 मिनट का, उसको फास्ट करके यानी 2x पर अगर देखेंगे, ठीक है, तो वो 15 मिनट का वीडियो जो है आप 7.5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जैसा लगता है उस हिसाब से आप वीडियो को जो है तेज धीम करके भी देख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे। इंफॉर्मेशन यह है कि इससे पहले मई में, ठीक है, मई में हम जो है आपका मई और जून, ये 2 महीने में आपके जो है हम टोटल 4 चैप्टर जो है आपके कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपके 4 चैप्टर क्या है, ये कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। कहां कंप्लीट है, कॉपी पर मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी हैं। तो आज के इस वीडियो में नीचे ये चारों चैप्टर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये 4 चैप्टर तक आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 के भी 2 या 3 वीडियो लेक्चर हुए थे, खैर कोई बात नहीं है, 2-3 हुए थे, उससे क्या हुआ, तो उसको तो जो है हम पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपका हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है चुंबकत्व द्रव, चुंबकत्व द्रव, ठीक है। यहीं से जो है अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर अगर हम दोबारा फिर से पढ़ाने जाएंगे तो सिलेबस काफी ज्यादा पीछे हो जाएगा। हम सोच ये रहे हैं कि जो है आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट करके आपको 2-3 बार रिवाइज करवा के 4-5 सालों का जो है प्रैक्टिस सेट भी या अनसॉल्व पेपर भी करवा दिया जाए, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी काफी ज्यादा बेहतर हो जाए और आप आसानी से बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सके, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में एक हमारा क्वेश्चन होता है, तो आज का क्वेश्चन यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई बात नहीं, तीव्रता का मात्रक तो मैंने बताया ही नहीं, मात्रक सुन लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E। इसका जो मात्रक होता है, एक तो मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम, ठीक है। एक और मात्रक होता है इसका एक और मात्रक होता है, वो एक और मात्रक E बराबर होता है वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर, ठीक है। ये इसके 2 मात्रक होते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की विमा क्या होगी, E की विमा क्या होगी, ठीक है। अब आपको E की विमा बतानी है। E की विमा आप इसी फार्मूले से
कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।